हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। 3 दिवसीय सत्र में जबरदस्त हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कांग्रेस सेनानियों ने जहां सरकार को घेरने की तैयारी की है, वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी और जेजेपी ने संयुक्त बैठक कर विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब देने की रणनीति तैयार की है। सत्र से ठीक एक दिन पहले यानी कि बीते दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों के साथ बैठक की है। गुरुवार को ही कार्य सलाहकार समिति यानी बीएसी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तय हुआ कि सत्र 25 से 29 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 3 बैठकें आयोजित की जाएंगी। बीएसी की मीटिंग में जो फैसला किया गया उन्होंने मेजोरिटी से, वो 3 दिन का मेजोरिटी का फैसला है और उसमें भी हम रिक्वेस्ट करेंगे भी मैं और ज्यादा देना चाहिए। तो मैंने तो आगे किया भाई बिजनेस भी होगा और इश्यूज बहुत है डिस्कशन के लिए, इसका टाइम एक्सटेंड किया जाए। हमारे विधायक में हमारे इंचार्ज जो हैं दीपक बाबरिया जी वो आए थे, इन्होंने भी निर्देश दिए हमारे को कैसे आगे कार्य करना है, पूरी सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है। सभी साथियों की डिस्कशन हुई, एडजर्नमेंट मोशन भी दिए हैं, कॉलिंग कनेक्शन भी दिए हैं और क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उनको भी सब साथी अलग अलग जो है जिम्मेवारी दी है उन्होंने। तो मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। 3 दिन तक ये सत्र चलेगा, जिसके लिए पक्ष और विपक्ष पूरी मजबूती के साथ तैयार हैं। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए बीजेपी और जेजेपी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। एक दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों के साथ बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सभी मुद्दों को लेकर, सत्र से जुड़े हुए सवालों को लेकर चर्चा की गई है। सत्र की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ होगी, जिसके बाद प्रश्नकाल होंगे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बीएसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे। इसके बाद बताते चले कि 28 अगस्त को सुबह 11 बजे से फिर से प्रश्नकाल की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और 29 अगस्त को भी चर्चा की जाएगी। यानी कुल मिलाकर 3 दिनों तक ये सत्र चलने वाला है, जिसमें 26 और 27 का अवकाश है। 25, 28 और 29 को मानसून सत्र की कार्यवाही होगी। तो सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतवर शास्त्री जी, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी और इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं चर्चा की शुरुआत शास्त्री जी आपके साथ करना चाहूंगी। सत्र की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मुद्दों को लेकर कि आपकी तरफ से भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, तैयारियां पूरी हैं और अब शुरुआत भी हो चुकी है सत्र की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो निवेदन यही रहेगा, मेरे दोनों साथी प्रवक्ता सुन रहे हैं, नेताओं से भी आग्रह है कि इन दिन का प्रयास सब होता है, यदि हो अल्लाह और ये और देखा कि विषयों को लेकर यदि नहीं किया जाए तो केवल जो समसामयिक विषय है और जो विधानसभा अध्यक्ष जी ने जिन कामों को जितना समय दिया है उन सबको यदि ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम दृढ़ रूप से चलेगा सत्र, तो निश्चित रूप से हरियाणा को भारतीय विपक्ष सब के लिए ये अच्छा संकेत है। मिलकर हरियाणा कैसे आगे बढ़ सकता है, एक संपर्क जो भी सुझाव विपक्ष से आएंगे वो सर्वमान्य होंगे और सकारात्मक चर्चा की पार्टी सदा नियत रहती है, आगे रहती है। लेकिन मेरा निवेदन है कि चर्चा का विषय करके और भागना है, बनकर भागने की आदत कांग्रेस के मेरे मित्रों को बहुत लंबे समय से है, क्योंकि इनके जो
बिहेवियर रहता है वो लोकसभा और राज्यसभा से भी इसी प्रकार लगता है कि अब ठीक है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है शास्त्री जी। मैं बजरंग जी आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि तमाम इतने आप लोगों के मुद्दे हैं जिनका आप पूरी तरह से सूची तैयार की गई है और उन मुद्दों को उठाने वाले हैं सत्र के दौरान। मैडम जी, मुद्दे हमारे नहीं, मुद्दे जनता के हैं, मुद्दे किसान के हैं, व्यापारी के हैं, दलित के हैं, बैकवर्ड के हैं, आप नागरिक की समस्याएं हैं वो विधानसभा में रखेंगे ताकि विधानसभा के अंदर उन जनता के हित के अंदर सरकार जवाब दे और कोई कमी है उसको दूर करे। जैसे आपने देखा प्रॉपर्टी आईडी का मामला है, प्रॉपर्टी आईडी के आड़ के अंदर करोड़ों रुपया घोटाला हो गया और लोग धक्के खा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी ठीक कराने के लिए। जिसका 100 गज का मकान है उसका 500 दिखा दिया, जिसका 1 मंजिल की बिल्डिंग है 4 मंजिल दिखा दी। 90-95% जो है वो गलत जो है वो सर्वे हुई है। ये तो सरकार ने भी मानना है गलत सर्वे हुई है। इसके अलावा आप देखिए बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा खराब कानून व्यवस्था का है। प्रदेश के अंदर हर व्यापारी आम नागरिक अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है, चिंतित है। ये एक बड़ा मुद्दा है और लाखों गरीब लोगों के जो राशन कार्ड काट दिए, जिनके मुंह का दिवाला छीना गया है वो मुद्दा है। जिंदा जो बुजुर्ग लोग हैं, जिंदा बुजुर्ग लोगों की पेंशनें काट दी गई है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और किसान, आप देखो पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है और लंबा धरने पे बैठा है। उनकी फसल का मुआवजा का मामला है, बाढ़ के कारण जो लाखों एकड़ जमीन जो फसल में जलमग्न हो चुकी है और व्यापारियों का दुकानों में पानी घुस गया, मकानों में पानी घुस गया, 1 रुपया भी मुआवजा किसी व्यापारी को ना तो दिया, ना देने की बात सरकार ने आज तक की है। अम्बाला देख लो, हमारे औकात भी अम्बाला से है, इनसे पूछो बरकर अम्बाला था कितना भारी भरकम नुकसान है। व्यापारी रो रहा है, कालका में ले लो, करनाल ले लो, कुर्छत्ता ले लो, डावाली ले लो, कालावाली ले लो, सरसा ले लो, काफी दिनों में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। और सबसे मेन बात जो कानून व्यवस्था का मैंने जिक्र किया वो है नू के अंदर जो भाईचारा खराब हुआ है, जो दंगे भड़के हैं वो सरकार की लापरवाही के कारण हुई है। कहीं न कहीं पूरी तरह से सरकार इस काम के अंदर दोषी है। जब सरकार को पता लग गया था 20 दिन पहले बार सूचना आ रही थी, कहाँ गई इनकी CID, कहाँ गई इनकी केंद्र की IB, ये पता था दंगे होने की आशंका है। बार एक व्यक्ति बिट्टू बजरंगी बोल रहा था तो आपका दामाद आ रहा है नू के अंदर, मेरा स्वागत कीजिए फूल मालाओं के साथ, और वीडियो भेज रहा था एक मोनू मानुसर जिसके खिलाफ हत्या का मुकदमा राजस्थान के अंदर दर्ज है, हरियाणा में कई मुकदमे दर्ज है। ओंकार जी देखिए, सत्र की शुरुआत हो चुकी है और मुद्दे तो आपके भी होंगे, यानी जनता के, जिस तरह से भी बजरंग जी कह रहे थे कि जनता के मुद्दे हैं उन्हें उठाए जाएंगे। इनेलो की अगर बात की जाए, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? दीपक जी, तैयारियां तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में समस्याएं ही समस्याएं हैं, प्रत्येक वर्ग इस वक्त परेशान है और समय सिर्फ 3 दिन का दिया गया। आज मुद्दे देख लीजिए कितने हैं, बाढ़, नू, प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र, अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, मुद्दे ही मुद्दे हैं, OPS पेंशन, इतने मुद्दे हैं। मैं कहता हूँ पहले कभी इस सत्र में आए नहीं होंगे और समय सिर्फ 3 दिन का दिया गया है। इनसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ 3 दिन के बजाय अगर 7 दिन दिया जाता तो क्या दिक्कत थी? क्योंकि लोकतंत्र में जनता की समस्याओं को उठाने का एकमात्र स्थान विधानसभा होता है और विधानसभा में अगर समय ना मिले, पूर्ण समय ना मिले तो समस्या उठाई नहीं जाएंगी। होना क्या है, बीजेपी वाले जो सवाल का जवाब नहीं देते, जब इनसे वर्तमान की बात करते हैं ये भूतकाल में चले जाते हैं, भूत चिमड़ जाते हैं इनको।
पे, कांग्रेस पे, नेहरू पे चले जाते हैं। इनको सवाल का जवाब तो देना नहीं है, लेकिन हम इनको सवाल से भागने नहीं देंगे, क्योंकि जनता के बहुत से मुद्दे हैं। जो जो मुद्दे हमने उठाने हैं, देखिए सबसे पहले तो बाढ़ का मुद्दा है। बाढ़ में जनता का अरबों खरबों का नुकसान हुआ, गरीब आदमी बर्बाद हो गया। इन्होंने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बना दिया, उस पोर्टल में अभी समस्याएं अपलोड हो रही हैं। बाढ़ आए हुए दीपिका जी 1.5 महीने से ऊपर हो गया, गरीब आदमी का राशन पानी बर्तन कपड़ा लगता सब बर्बाद हो गया। अभी इनका पोर्टल चल रहा है और पोर्टल पे समय का अभाव है, इसलिए मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ। छत्रपति जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आरोपों को आपने सुना होगा, कांग्रेस और इनेलो दोनों का ही कहना है कि बीजेपी बोलने का मौका नहीं देती है, बोलना और जो सवाल किए जाते हैं उनका जवाब नहीं देती। संक्षेप में जवाब रखिएगा। देखिए दीपिका जी, ये तो बोलने के लिए बोलते हैं, हम जो बोलेंगे उसके लिए प्रमाण चाहिए, उसके लिए समाधान चाहिए, उसके लिए कार्य योजना चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। और वो इतनी बात आते आते इनका धैर्य खो जाता है। इसलिए सरकार और विपक्ष में अंतर होता है कि विपक्ष का आदमी बोलकर चला जाता है, लेकिन सरकार के व्यक्ति को सब व्यवस्थाओं को खड़ी करके सब लोगों को देखकर चलना होता है। इसलिए धैर्य रखें, धैर्य से जो काम हो जाता है वो तावले पंखे नहीं होता। और ओंकार सिंह जी तो करेंगे क्या, वो तो स्वाभाविक है कि एक विधायक है, अपनी बात जब भी रख देंगे हम तो 3 दिन से 2 दिन से तो मतलब नहीं है। हाँ, कांग्रेस के लोग यदि समय का विभाजन अपने विधायकों से जिस प्रकार का उस पर दिया गया है, उसका यदि भरपूर मैनेजमेंट के गुटबाजी में न फंस कर इधर उधर की बात न करके किसको बुलाना कैसे बुलाना, ये सब इनका मामला, क्योंकि कई कांग्रेस है, उन सबके बीच बंटवारा, तो बंटवारे चौधर की लड़ाई होगी, समस्याओं की लड़ाई नहीं है। वहाँ समस्याएं सरकार के पास आती हैं, सरकार बखूबी प्रशासनिक क्षमताओं, आर्थिक सहयोग और आर्थिक जो सेक्टर है हरियाणा का, उसके अनुसार हर वर्ग को हर समय और हर समय महसूस होता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज से कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और सभी पक्ष पूरी तरह से तैयार हैं। सदन की कार्यवाही आज 11 बजे से शुरू हुई है, जिसमें सबसे पहले सदन की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ होगी, उसके बाद इसमें प्रश्नकाल होंगे। तो सदन की कार्यवाही की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ सीएम ने शोक प्रस्ताव को पढ़ा है और उसके बाद शुरुआत हो चुकी है। और अब इसके बाद प्रश्नकाल होगा, जिसमें सवाल पूछे जाएंगे और उनके जवाब संबंधित मंत्री देंगे। तो 3 दिन तक चलने वाली विधानसभा की ये कार्रवाई, जिसकी शुरुआत आज से हुई है और 25, 28 और 29 अगस्त तीनों दिन तक मॉनसून सत्र की कार्यवाही होगी, जिसमें विपक्ष की तरफ से जो सवाल तैयार किए गए हैं उनको पूछा जाएगा और उनके जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिए जाएंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने तैयारी की है, कई बड़े मुद्दे जैसे प्रॉपर्टी आईडी, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष सदन में उठाने वाली है। नू हिंसा भी एक बड़ा मुद्दा इस बार सदन में रहने वाला है। तो शोक प्रस्ताव के साथ विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और शोक प्रस्ताव को सीएम ने पढ़ा, उसके बाद अब प्रश्नकाल होगा। उसके बाद आपको बताते चले कि बीएससी की रिपोर्ट पढ़ी जाएगी। 26 और 27 अगस्त को अवकाश रहेगा। तो इस बार कांग्रेस ने सत्र की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है। बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बीएससी की बैठक के दौरान उन 3 दिवसीय सत्र को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। उनका कहना है कि प्रदेश के कई ऐसे मुद्दे हैं और इनके लिए 3 दिन का समय काफी नहीं है। इन मुद्दों को उठाने के लिए समय बहुत कम दिया गया है। वहीं सरकार भी हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है। सत्र से पहले बीजेपी और जेजेपी के विधायकों की संयुक्त बैठक हुई थी और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए थे। बैठक में सभी मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे थे। बैठक के दौरान सभी मंत्रियों को मजबूती से जवाब और सभी विधायकों को भी सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे।
बैठक में जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही साथ बताते चले कि 2 दिन पहले भी सरकार ने विधायकों के साथ बैठक आयोजित की थी। बीजेपी विधायक दल की बैठक 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली थी। तो विधानसभा सत्र की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई है। शोक प्रस्ताव सीएम ने पढ़ा है और इसके बाद अब प्रश्नकाल, जिसमें विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाएंगे और इसी को लेकर तैयारी भी की गई थी। जैसे कि हम आपको जानकारी साझा कर रहे हैं, बीते दिन सत्ता पक्ष की बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी और जेजेपी के तमाम मंत्री और विधायक शामिल हुए थे, जिन्हें बड़े ही मजबूती के साथ सभी सवालों के जवाब देने की बात कही गई थी और इसके साथ ही साथ सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए गए थे। अब चलिए आपको सीधे हरियाणा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधा सुनवाते हैं। क्षेत्र हवलदार कृष्ण कुमार गांव इशाक जिला कुरुक्षेत्र, हवलदार जितेंद्र सिंह गांव बिरोड़ जिला झज्जर, हवलदार सोमवीर गांव सीकरी जिला करनाल, सार्जेंट मनजीत सिंह गांव बनिहाड़ी जिला महेंद्रगढ़, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन अमित कुमार गांव नेहरू नगर जिला महेंद्रगढ़, नायक सोनू जांगड़ा गांव जुगलान जिला हिसार, नायक सोनू राम गांव बालावास जिला हिसार, नायक शोभित सिंह गांव बेलरखा जिला जींद, नायक जिला सिरसा, लांस नायक तेजपाल सिंह गांव संगेर जिला नूह, एयरमैन साहिल मान गांव महमूदपुर जिला सोनीपत, गनर मनमोहन गांव बहीन जिला पलवल, सिपाही पवन कुमार गांव खरल जिला जींद, सिपाही राजीत तोमर गांव गुढ़ान जिला रोहतक, सिपाही महेश गांव जडवा जिला महेंद्रगढ़, सिपाही नरेश कुमार गांव नियामतपुर जिला महेंद्रगढ़, सिपाही विक्रम सिंह गांव सिसोट जिला महेंद्रगढ़, सिपाही नरेंद्र कुमार गांव लालावास जिला भिवानी, सिपाही मुकेश कुमार तंवर गांव तिगड़ाना जिला मेवानी, सिपाही बलविंदर सिंह गांव ग्योंग जिला कैथल, सिपाही मनीष कुमार गांव टोडी खेड़ी जिला जींद, सिपाही रविंदर गांव बिठला जिला झज्जर, सिपाही सिकंदर गांव बेरी जिला झज्जर, सिपाही अंकित कुंडू गांव गद्दी खेड़ी जिला रोहतक, सिपाही जसविंदर सिंह गांव बकाना जिला कुरुक्षेत्र, नाविक मोहित गांव लडायन जिला झज्जर। यह संसद इन वीरों की शहादत पर शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता है। यह संसद 2 जून 2023 को उड़ीसा में बालासोर जिले में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरामंडल एक्सप्रेस एवं एक मालगाड़ी के आपस में टकरा जाने से हुई दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह संसद 20 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले तथा 5 मई 2023 को राजौरी जिले में हुए आतंकवादी हमलों में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन आतंकवाद घटनाओं की कड़ी निंदा करता है तथा महान वीरों की शहादत पर सतत नमन करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।
यह सदन सांसद ब्रजेंद्र सिंह की नानी व पूर्व हमारी जो सदस्य रही प्रेमलता की मां श्रीमती छन कौर, विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह काजान की चाची श्रीमती कांता देवी, विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद के मामा अल्लाउद्दीन तथा मामी श्रीमती कमाली, विधायक जगवीर सिंह मलिक के भाई श्री राजेंद्र सिंह मलिक, विधायक श्रीमती निर्मल रानी की माता श्रीमती ओमपति देवी, विधायक श्री गोपाल कांडा के भाई श्री रतीश मोहन, विधायक श्री राजेंद्र जून की चाची श्रीमती विद्या देवी तथा विधायक श्री मामन खान के चाचा श्री जमालुद्दीन के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, उनके अलावा मुझे जानकारी मिली है श्री मोहनलाल जी बुढ़ौली, जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनके मामा श्री मांगेराम जी का निधन भी 29 मई 2023 को हो गया था। वो भी इस प्रस्ताव में सम्मिलित करता हूं। मैं भी इसको हो गया था, वो भी इस प्रस्ताव में सम्मिलित करता हूं। मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर मौन धारण करें। ओम शांति। अब माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले ही भारत ने चांद पर चंद्रयान 3 उतारकर मानव इतिहास की बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महान उपलब्धि पर देश भर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। साथ ही ये सदन भी गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा है। हम सब अपने सभी वैज्ञानिकों और विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे महान वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही भारत आकाश से भी ऊंची इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुआ है। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान विज्ञान फिर से दुनिया पर अपना परचम फहरा रहा है। आज प्राचीन काल के हमारे वैज्ञानिकों बौधायन, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कणाद, चर्क आदि की आत्माएं प्रफुल्लित हो रही होंगी। हमारे लिए ये और भी गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 की सफलता में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें रोहतक में बने नट बोल्ट और रेवाड़ी में बनी स्पेशल केबल का प्रयोग किया गया है। इस मिशन के वैज्ञानिक दल में शामिल अंबाला की आरुषि सेठ,
भिवानी के देवेश ओला और हिसार के यज्ञ मलिक ने सराहनीय योगदान दिया है। देश को चाहे सांगवान करके जूई से तो शाम हल्के का कोई नाम दे देंगे आप? ये गए हैं जी बन के, ऐसे कोई नाम को लिख के दे दें। देश को इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित किया है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।